सो वेलकम बैक। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.3 पे बात करते हैं। इससे पहले हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले वो वीडियो जाके देखिए, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इस वाली प्रॉब्लम में हमें ये पूछा गया है कि भाई ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है, ठीक है, वो इस वाले पॉलिनोमियल का गुणनखंड है कि नहीं, ठीक है। गुणनखंड मतलब फैक्टर है कि नहीं, ठीक है। और ऐसी जो प्रॉब्लम थी उनको कैसे अप्रोच करते हैं, ठीक है। और गुणनखंड कब होता है कब नहीं होता है, इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया था, पार्ट 2.5C, ठीक है। 20 मिनट का एक वीडियो है, बड़ा वीडियो, और उसमें काफ़ी हमने छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड करके अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज समझा है। तो अगर आपने ये वाला पार्ट नहीं देखा है, ठीक है, तो सबसे पहले आप जाके इसको देखिए, ठीक है। उसके बाद में एक बार दोबारा से मैं रिवाइज करवा लेता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट होता क्या है, ठीक है। सो जब भी हमें ये चेक करना होता है कि किसी पॉलिनोमियल का एक दूसरा पॉलिनोमियल फैक्टर है कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या देखते हैं कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल एक 30 है, नंबर है, क्लास 5 का एग्जांपल है, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, ये हो गए, मतलब इसके गुणनखंड क्या हो गए, ये हो गए, ठीक है। और अब इसमें से मैं एक गुणनखंड उतारता हूँ, दो इसका क्या गुणनखंड है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली 30 में 2 से क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। तो डिवाइड करने के बाद में मुझे पता चलता है कि इसका शेषफल मतलब रिमाइंडर कितना है, 0 है। इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये जो 2 है ना, वो 30 का क्या है, एक फैक्टर है, एक गुणनखंड है, ठीक है। सो अगर ये क्लियर है तो ये प्रॉब्लम बहुत आसान है आपके लिए। कैसे, वो देखते हैं। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इस वाले पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे इससे, ठीक है। सो ये मैंने लिख दिया। इससे पहले हमने एक और प्रॉब्लम देखी थी, उसमें देखा था कि कई बार क्या होते हैं, ये ब्लफ करने के लिए, ठीक है, मतलब आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के लिए, थोड़ा सा एक टेस्ट लेने के लिए, क्योंकि अगर आपको सिंपल से डिवीजन देंगे तो सब लोग कर लेंगे, सब लोग मार्क्स ले आएंगे। तो उनको क्या करना होता है कि स्टूडेंट्स में डिवाइड करना होता है। वो ये चेक करते हैं कि कौन स्टूडेंट अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़ता है। ये एनसीईआरटी का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो हमेशा कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल सिंपल सा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा कि जस्ट डिवाइड कर लो, ये डिवाइड वाला हमें पता है और हम लोग मार्क्स ले आएंगे। वो कई बार ब्लफ भी करते हैं, ठीक है। तो ऐसी जब भी सिचुएशन आती है ना, उससे हम कैसे बचते हैं, ये हम लोग अच्छे से बात कर रहे हैं, ठीक है, और अच्छे से समझ रहे हैं। जैसे इसमें मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो इसमें भी ये सेम चीज़ इसने किया है। सो इसने क्या किया कि जो x की पावर 4 है, पहले तो मैंने बोला था कि ऑर्डर चेक करो, तो ऑर्डर दोनों का क्या है, ठीक है। सो वो वाला पार्ट मेरा ठीक है। उसके बाद में इसने क्या किया, बीच में से x की पावर 4 वाला जो टर्म है उसको क्या किया, उड़ा दिया। तो हम लोगों को क्या करना होता है, ऐसे एक टर्म लिखना होता है, जिससे क्या होती है कि आपकी कैलकुलेशंस बड़े आसान हो जाती। नंबर 1 कंसेप्ट ये एक आप हमेशा याद रखना, ठीक है। तो पहला जो इसने ब्लफ किया था वो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे हाईएस्ट पावर की टर्म होती है उसको हटाना होता है। सो यहाँ पे कितना एक्स क्यूब है, हमें कितना चाहिए, एक्स की पावर 5, मतलब 2 पावर कम है, सो एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कितना हो गया, एक्स की पावर 4, अगेन 3x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, मतलब कितना आ गया, -3x क्यूब। x4 आया, नहीं आया, कोई बात नहीं, हमें ये करना होता है हर स्टेप में। नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आ जाता है ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। सो यहाँ पे कितना आ गया, 3x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, मतलब -3x स्क्वायर, क्योंकि आगे माइनस है। सो यहाँ पे लिखोगे आप x क्यूब के नीचे -3x क्यूब, ठीक है। एक्स स्क्वायर और +1, मतलब प्लस का कितना हो गया, x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो, अब क्या करोगे, जस्ट इसको घटा लोगे, प्लस माइनस, ये वाला टर्म अगेन क्या हो गया, कट गया। इसके नीचे कुछ नहीं है, इसको छोड़ दो। अब देखो -4² प्लस 4x क्यूब प्लस 3x क्यूब, ये कितना होगा, माइनस का x क्यूब, -4 + 3, ठीक है। सेम प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 0 हो गया, ये वाला टर्म कट जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमने सीखा था कि अगले वाला टर्म को इन करते हैं। यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट आता है,
ठीक है। वो क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, जैसे ही मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके आपको बता दिया कि भाई डिवाइड ऐसे करना है, ठीक है, और आपने उस मेथड को सीख भी लिया, सब कुछ कर लिया, फिर आपके अंदर क्या आ जाता है, कई बार एक छोटा सा और कॉन्फिडेंस सा चीज़ आ जाता है कि अब तो कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं बड़े आराम से कर लूँगा, कैसी भी प्रॉब्लम होगी मैं कहीं नहीं फंसूंगा, बड़े आराम से सॉल्व कर लूँगा। लेकिन फिर भी आप फंसते हो, ठीक है। इसीलिए सबसे ज़रूरी होता है कि जो भी छोटे छोटे सब पार्ट्स होते हैं, जो भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ, उसमें जानबूझ के ऐसी प्रॉब्लम्स लेता हूँ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसमें कोई ना कोई हिडन कंसेप्ट छुपा रहता है, ठीक है। ये एक बहुत ही बेसिक सा टर्म है, ये 99% स्टूडेंट्स को आता होगा, लेकिन जो यहाँ पे मैं बात करता हूँ अलग अलग स्टेप्स की, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। वो जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब मेरे वीडियोस देखोगे, तब आपको समझ में आएगी। सो वो ब्लब कैसे करते हैं ये मैं बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक आपने किया, क्या किया, नेक्स्ट टर्म यहाँ पे पुट कर लिया। अब आप क्या करोगे, सिंपली देखोगे क्या है मेरा एक्स क्यूब है, माइनस एक्स क्यूब है, तो मुझे क्या चाहिए, सिर्फ एक माइनस चाहिए, और एक्स क्यूब ऑलरेडी है तो माइनस क्या चाहिए, 1 चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको उतारता हूँ, क्या है, माइनस ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, -1 -3x मतलब +3x, ठीक है। उसके बाद में क्या है, -1 + 1 मतलब -1 है। तो बोले ये क्या हो गया, यहाँ तो ठीक है, हम बिल्कुल सही चल रहे थे, हमने इसको नीचे भी ले आए, ठीक है, फिर ये नीचे -1 आ गया। अब मैं इसको कैसे घटाऊँगा, ठीक है, ये क्या हो गया, इसके ऊपर कोई टर्म ही नहीं है, ठीक है। सो ऐसी सिचुएशन में जब भी आप फंस जाते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कैसे वहाँ से मूव करना है। सो देखो यहाँ पे क्या आ गया, एक कांस्टेंट टर्म आ गया, ठीक है। आप चेक करो कि आपके पॉलिनोमियल में अभी ऐसा कोई टर्म बचा है, कांस्टेंट टर्म, या फिर कोई दूसरा भी टर्म, जैसे 3x और कुछ और भी होता, अगर पॉलिनोमियल का भी पार्ट होता और यहाँ पे आ जाता है, तो आप जस्ट चेक करो कि जो पॉलिनोमियल दिया गया है, ठीक है, उसमें कोई टर्म बचा तो नहीं है। अगर बचा है तो उसको भी इस 3x के साथ में नीचे ले आओ। तो मैं इसको क्या करूँगा, +1 करूँगा, ठीक है। इसको भी मैंने साथ में ले आया। ये वाला जो स्टेप है, वहाँ पे लोग फंसते हैं, डिवाइड करने में, मल्टीप्लाई करने में नहीं फंसते हैं। 99.9% स्टूडेंट्स को पता होता है कि डिवाइड कैसे करना होता है, लेकिन जो उसमें छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है उसमें लोग फंसते हैं। और मेरा जो कंटेंट होता है उसको मैं इस हिसाब से डिज़ाइन करता हूँ, सो दैट आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं पे भी फंसो नहीं। जो पेन का कलर है वो मैं चेंज करता रहता हूँ, जिससे कि आपको पूरे वीडियो में पता रहता है कि कहाँ पे हम कौन सी बातें कर रहे हैं, और आप पूरा वीडियो थोरोली देखते हो। आप अगर नोट्स नहीं बना रहे हो, ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बोलूँगा कि आप वीडियो के साथ साथ में नोट्स बनाते रहो। अगर आपका कोई पॉइंट मिस हो जाता है तो जस्ट वीडियो को पॉज करो और अपने नोट्स को कंटिन्यू करो, ठीक है। नोटबुक का जो कॉस्ट है ना, वो बहुत सस्ता है इन सब मटेरियल से। इन मटेरियल को बनाने में डिज़ाइन करने में, इनका रिकॉर्डिंग करने में, इनको एडिट करने में जितना टाइम लगता है, आई थिंक एक नोटबुक का कॉस्ट उसके सामने कुछ भी नहीं है। सो आप एक नोटबुक ज़रूर रखो, और जो भी कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ उसको अपनी लैंग्वेज में नोट करो। अपनी लैंग्वेज में जब भी नोट करोगे, जैसे मैं बता रहा हूँ, कंसेप्ट मैं बताऊँगा, सब कुछ मैं बताऊँगा, लेकिन जब भी आप अपनी खुद की लैंग्वेज में नोट करोगे, तो जैसे ही आप एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ोगे तो आपको ये पूरी पिक्चर याद आ जाएगी कि हाँ, एक वीडियो था, एक वीडियो में हमने ऐसी ऐसी बातें की थी और यहाँ पे ये पॉइंट निकल के आया था, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अपने नोट्स खुद बनाओ। सब सारे टॉपर्स होते हैं वो यही करते हैं। उसके बाद भी देखो, ये घटाना मेरे को, सो प्लस अगेन माइनस, और ये कितना हो गया, प्लस हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो +1 + 1 मतलब कितना हो गया, +2, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट है जहाँ पे लोग फिर गलती करते हैं। देखो इसमें क्या पूछते हैं कि भाई इस वाले पॉलिनोमियल का ये गुणनखंड है कि नहीं। तो लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि मेरा ये टर्म भी घट रहा है, ये टर्म भी घट रहा है, 1 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लस प्लस करके 2 हो रहा है। गुणनखंड में जनरली क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हो सकता है कि उसने जस्ट प्रूव करने के लिए दिया होगा। आप उस टाइम पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो, थोड़ा सा अपना मतलब कंसेप्ट को एकदम बोलते हो हाँ हो गया होगा, बट हो सकता है थोड़ा सा क्या हो गया होगा, यहाँ पे गलती हो गया होगा, ये भी कहीं ना कहीं कुछ प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। तो आप क्या करते हो एग्जाम में
चेंज करके 0 करके लिख लेते हो कि हाँ इस, क्योंकि ये प्लस जैसे ही 1 1 दिखता है ना तो आप थोड़ा सा सोचते हो कि कहीं ये 0 तो नहीं हो रहा है, कहीं मैं अकेला तो गलत नहीं कर रहा हूँ। तो उस केस में आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए एग्ज़ाम में जहाँ पे कुछ ऐसा ऐसा दिखे, पेशेंस रखना है, ठीक है। और जो आपने किया है उस पर हमेशा बिलीव करो कि मैंने क्या लिखा है, क्या मैंने कंसेप्ट सही लिखा है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर सकते हो, लेकिन जो भी आंसर आता है उस पर हमेशा भरोसा रखो, हमेशा कॉन्फिडेंस रखो और थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। आपका कभी भी गलत नहीं होगा। सो इसका क्या आ रहा है, शेषफल कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। शेषफल 2 आ रहा है, ठीक है। अब देखो, तो ये बोल रहा है कि भाई ये इसका फैक्टर है कि नहीं। सो अगर शेषफल आ रहा है मतलब ये 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। 0 नहीं आ रहा तो ये वाला जो पॉलिनोमियल है वो इसका क्या है, गुणनखंड नहीं है। सो x³ - 3x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। आप हिंदी में बड़े आराम से लिख सकते हो कि 3x³ - 3x + 1 इस वाले पॉलिनोमियल, इस वाले बहुपद का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।